सो हे क्यूरियस पीपल्स, तो आज अपन बात करने वाले हैं भाई ओरिजिन ऑफ बुद्धिज्म के बारे में। तो जैसा कि अपन सब लोगों ने पढ़ी है बुद्ध की कहानी, उसमें वो राजकुमार है और वो राजकुमार जाकर के एक मोंक बन जाता है। इट्स अ वेरी बेसिक स्टोरी, में ज्यादा डिटेल में नहीं जाने वाला, लेकिन इस कहानी के आधार पर अपने को बताया जाता है कि इस तरह से बुद्धिज्म का स्टार्टिंग हुआ। लेकिन आज अपन जानने वाले हैं काफी सारी थ्योरीज के बारे में और इसके डिटेल में जाने का कोशिश करेंगे कि आखिरकार बुद्धिज्म रियलिटी में स्टार्ट कैसे हुआ। तो इसके लिए जो स्कॉलर्स हैं वो काफी सारी थ्योरीज देते हैं, सब में काफी बड़ा डिबेट अभी स्टार्टिंग है इसके ऊपर। बट अपने पास काफी सारी ऐसी थ्योरीज हैं जो काफी क्लोजली इस चीज को एग्जामिन करती हैं कि आखिरकार बुद्धिज्म का स्टार्टिंग किस तरह से हुआ। तो उन ढेर सारी थ्योरीज में से मैं आज कुछ थ्योरीज आपके लिए छांट करके लाया हूँ और आज अपन बात करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं उनके काउंटर पॉइंट्स के बारे में भी। तो फर्स्ट थ्योरी है गाइस सरमन मूवमेंट के बारे में। एक ये मॉडल है जो एक्सप्लेन करता है कि जो सरमनिक ट्रेडिशन है, जो सरमनिक कल्चर है, उसके ऊपर मैं पिछली 2 वीडियोस बना चुका हूँ भाई। तो ये वंडरिंग एसेटिक्स होते हैं जो घूमते हैं इधर से उधर, वो काफी मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं। इनका अपना खुद का एक पूरा कल्चर है, इनर कल्चर है बाय द वे। और कुछ स्कॉलर्स के हिसाब से ये काफी इनका रूट्स हैं प्री वैदिक तक जाता है, जो प्री वैदिक ट्रेडिशन से उनसे भी पुराना ये हो सकता है। ये एक्सप्लिसिटली रिजेक्ट करते हैं वेदास को, ये रिजेक्ट करते हैं कास्ट हायरार्की या फिर वर्ण हायरार्की को। और ये से काफी सारे अपने को एविडेंस मिलते हैं पाली कैनन के अंदर की जो बुद्धा है वो अदर ब्राह्मण से या फिर अदर सर्वनिक ट्रेडिशन से अपना डिबेट कर रहे हैं। और अपन जानते हैं कि जो दूसरे सर्वनिक ट्रेडिशन पे एग्जिस्ट करते थे वो थे अपना जैनिज्म हो गया, अपने आजीविकास हो गए, और जो दूसरे बाकी के माइनर सर्वनिक ट्रेडिशंस जो इतना फेमस नहीं है या फिर अपने को उनके इतने एविडेंस मिलते नहीं है। और अपने को एक स्कॉलर है जिनका नाम है जोहानस ब्रोनखोस्ट, तो उन्होंने एक थ्योरी प्रपोज करी है ग्रेटर मगध के नाम से। तो उस थ्योरी के हिसाब से जो ग्रेटर मगध का पूरा स्पेयर है, जो मगध के आसपास का पूरा जनपद उसमें आ गए, वो वाला स्पेयर ईस्टर्न स्पेयर भी बोलते हैं बाय द वे उसको, ईस्टर्न गैंगेटिक प्लेन्स। तो सारे सर्वनिक ट्रेडिशंस वहां पर फले फूले हैं, सब ब्रोनखोस्ट का मानना है। बट इनमें एक रिस्क है बाइनरी का। अपन जो है वैदिक ट्रेडिशन को और सर्वनिक ट्रेडिशन को इतना ज्यादा हार्श बाइनरीज में नहीं देख सकते। बट कुछ उनका हो सकता है कि जो डेवलपमेंट है वो काफी कुछ सिंक्रेटिज्म में हुआ, लेकिन मेरे को ऐसा नहीं लगता है भाई। उनमें बाइनरीज हैं तो हैं, वो बाइनरीज एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि सर्वनिक ट्रेडिशन में अपने को दिखता नहीं है इस तरह का कुछ भी जो कि भाई रेजोनेट करता हो कि भाई वैदिक से ये अपना डेवलप करके आए हैं। इनका ऐसा लगता है कि ये खुद से काफी पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं, काफी डेवलप्ड इनकी फिलोसफीज हैं और इनकी प्रैक्टिसेस भी काफी डेवलप्ड हैं इस जगह पे मगध के एरिया में। तो हो सकता है कि बुद्धा भी इनमें से एक तरीके से पूरा अपना ओरिजिनेट हुआ और बुद्धिज्म जाकर के फैला। बट ये भी अपने को मानना पड़ेगा कि जिनके एविडेंस है वो काफी पाली कैनन पर रिलाई करते हैं। कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि जो ये बुद्धिज्म है ये अपना रिजेक्शन करते हुए आगे बढ़ा है वैदिक ब्राह्मणिज्म को, और क्षत्रिय प्रोटेस्ट एक तरह से बोल सकते हैं इसको अपन। इस थ्योरी को मानने वाले जो अपने स्कॉलर्स हैं वो काफी सारा अपना एविडेंस देते हैं, जैसे कि बुद्धा ने रिजेक्ट करा है वेदास को, उन्होंने एनिमल सेक्रीफाइस को भी रिजेक्ट करा है और उन्होंने अपना अहिंसा को एस्टेब्लिश करा है। और ब्राह्मणिज्म की भी काफी सारी जो रिलीजियस सुप्रीमेसी हैं उनको भी रिजेक्ट करने का कोशिश करा है बुद्धा ने अपनी पूरी लाइफ टाइम में। तो स्कॉलर्स के साथ मानना है कि जो ये क्षत्रिय रिबेलियन है अगेंस्ट ब्राह्मणिज्म और उनकी हायरार्की के ऊपर। बट मेरा ऐसा मानना नहीं है। जो मगध का कल्चर है वो काफी अपने आप में एक तरीके से एंटी हायरार्की है, काफी इनका थोड़ा इंटेलेक्चुअल कल्चर में मान सकता हूँ। तो एविडेंस वो प्रोवाइड करते हैं कि जो बुद्धा है वो साख्य क्लैन से हैं। तो साख्य क्लैन क्या होता है कि वो उसमें काफी एक वोयलेंट वॉरियर्स हैं, वो नागों की पूजा करते हैं, नागों और ट्रीज की। बट ये काफी बुद्धिज्म की श्रमणिक क्वालिटीज को और विजन को और इंटेंट को पूरी तरह से एक्सप्लेन करने में नाकाबिल है और मैं नहीं मानता इसको। और ये काफी पुराना हाइपोथेसिस है, रविंद्रनाथ टैगोर के जमाने का हाइपोथेसिस है ये। और एक काफी एक बुरा एक्सप्लेनेटरी मॉडल है जो बुद्धिज्म की डॉक्ट्रिन्स है उनको समझने के लिए, बुद्धिज्म का जो सोशल प्रोटेस्ट है एक तरीके से देखा जाए तो एक प्रकार का बोल सकते हैं। और अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो आपको पता होगा कि एक मार्क्सिस्ट स्कूल भी है हिस्ट्री का। तो उनका थॉट होता है हमेशा से वो सोशियो इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से चीजों को समझने का कोशिश करते हैं। तो उनका ये हाइपोथेसिस मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगता है, लेकिन इतना अच्छा भी नहीं है। मैं बताता हूँ इस हाइपोथेसिस में क्या है। जो बुद्धा का टाइम है 5th सेंचुरी BC, उसको माना जाता है कि वो सेकंड अर्बनाइजेशन का पीक पीरियड है, यानी कि स्टार्ट हुआ है यहाँ से और काफी सारी सिटीज का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है, ट्रेड्स करना स्टार्ट हो गया है, इकोनॉमी अलग तरीके से वर्क करने लगी है और इकोनॉमी ज्यादा रिलाई कर रही है फार्मिंग पे, ट्रेड्स पे, काफी सारी और चीजें भी आ गई हैं जो कि अर्बनाइजेशन में बेसिकली होता है। तो इस हाइपोथेसिस का ऐसा मानना है कि जो बुद्धिज्म है वो काफी ओल्ड जो अपना हायरार्की चली आ रही है ब्राह्मणिज्म की, उसको तोड़ने के लिए है। लेकिन अपने को ऐसा दिखता नहीं है कि जो मगध का एरिया है वहां पर ब्राह्मणिज्म की पकड़ कुछ ऐसी है नहीं। और अगर देखा जाए जो ब्राह्मणिज्म की पूरी क्वालिटीज अपने को देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है पुष्य शुंग के काल के अंदर, जब वहां पर पहली बार अपना वैदिक रिचुअल्स को इतना धाम-धूम से बड़े स्केल पर करा गया हो। बट छोटा मोटा स्केल भी वहां पर एग्जिस्ट करता होगा। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो बुद्धिज्म का जो ब्राह्मणिज्म है पूरी तरह से वहां से वाइप आउट हो चुके हैं, लेकिन इतना अच्छा कुछ खास है भी नहीं कि उनको इतना रिबिलियन करने की जरूरत पड़ेगी जो बुद्धिज्म है। लेकिन वो खुद भी अपनी सिटीज को इतना पसंद नहीं करता है जो अर्बन सिटीज बन गई है पूरा यहाँ मगध के एरिया में। और ये थ्योरी इतना सक्सेसफुल होती भी नहीं है अपना श्रमणिक मूवमेंट को पूरी तरह से समझाने के अंदर। अगर अपन इस थ्योरी को तो थोड़े जो दूसरे स्कॉलर्स भी हैं वो इसको इस तरह से इंटरप्रेट करते हैं कि भाई जो अपना एक नई प्रकार की टीचिंग्स की जरूरत पड़ी इधर यहाँ पर सेकंड अर्बनाइजेशन की वजह से, इस वजह से चीजें स्टार्ट हुई। लेकिन मेरा ऐसा कुछ मानना है नहीं इसके बारे में।
हो सकता है कि थोड़ा बहुत सेकंड अर्बनाइजेशन की वजह से इम्पैक्ट पड़ा हो अपने बुद्धिज्म के स्टार्टिंग पे, बुद्धिज्म के ग्रोथ के ऊपर, जो कि अपने को देखने को मिलता भी है कि जो अशोक ने फिर इसको काफी ज्यादा फैलाया, लेकिन कुछ इतना कुछ मेरे को लगता नहीं है भाई प्रैक्टिस कुछ खास, और इसमें कुछ वीक कैजुअल लिंक्स ही हैं, कुछ खास है नहीं इतना। और ये पूरे के पूरे बुद्धिज्म को काफी सोशल इकोनॉमिकल लेंस में दिखाने की कोशिश करता है, जो कि अच्छी बात भी है, लेकिन ये काफी सारे नुआंसेस को छोड़ देता है थ्योरी। अगली थ्योरी पे चलते हैं, जो कि है हिंदू रिफॉर्मिस्ट थ्योरी। इसको काफी ज्यादा प्रपोज किया जाता है इंडिया के अंदर। जो इंडिया का नेशनलिस्ट अपना स्कूल है हिस्ट्री के अंदर, वो इस थ्योरी को काफी ज्यादा पसंद भी करता है, पता नहीं क्यों। तो इनका एक मेन प्रीमाइस है कि जो बुद्धा है वो हिंदू है, और हिंदू बोर्न हुए हैं, और सनातन पूरी कम्युनिटी का पार्ट है, और वो मरे भी एक हिंदू ही है। तो उनका ऐसा मानना है कि जो बुद्धिज्म है वो प्रीस्टली, सो कॉल्ड प्रीस्टली रिचुअल्स और अपने जो करप्टेड प्रीस्ट्स हैं उनके खिलाफ में एक रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट की तरह स्टार्ट हुआ है। काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ गई थी, जो अपना सनातन सो कॉल्ड सनातन धर्म है उसमें प्रॉब्लम्स आ गई थी, उसकी वजह से ये रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुआ। एक प्रकार का ओल्ड हाइपोथेसिस है, बट एक काफी ज्यादा अपना एक सरफेस लेवल का हाइपोथेसिस है। इसमें ज्यादा बताया जाता है कि भाई जो बुद्धा और जो वैदिक अपना उपनिषदिक टीचिंग्स है उनका कंटिन्यूटी है, लेकिन ऐसा है नहीं। बुद्धा ने एक्सप्लिसिटली रिजेक्ट करा है, मॉक करा है, अपना काफी सारी डिबेट्स करी है ब्राह्मण्स के साथ में, उनकी प्रैक्टिसेस भी बिल्कुल काफी सारी चीजों में डिफरेंट है। एक दो चीजों को एक्सेप्ट कर लेना, जैसे कि वो सोटेरोलॉजिकल गोल पे कुछ ज्यादा इतना रिजेक्शन शो करते नहीं है अपने उपनिषद को, और कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि जो अपना जो उपनिषद की टीचिंग्स है वो इतने आम जनता के लिए थी भी नहीं, और बुद्धिज्म का कुछ ऐसा है नहीं रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट वाला सीन कि वो रिफॉर्म करने आए हैं। उनका अपना खुद का सीन है, उनका कुछ रिफॉर्म करने की जरूरत उनको है नहीं। बाय द वे हाँ, वो रिफ्यूट करते हैं दूसरी चीजों को, लेकिन इस तरह से है कि भाई वो अपना एक सनातन धर्म को कुछ बढ़िया बनाने की कोशिश में निकले हो, ऐसा कुछ है नहीं। और अगर मैं कुछ हार्ड एक काउंटर पॉइंट यहाँ पर रखना चाहूँ अपना खुद का, तो वो यही है कि भाई उस जमाने में इतना हार्ड जो रिलीजियस आइडेंटिटीज हैं अभी के जमाने की, वो वहां पर अप्लाई हो नहीं सकती। अपन सुपर इम्पोज कर रहे हैं भाई, और जो सो कॉल्ड हिंदुइज्म, सो कॉल्ड सनातन धर्म, वहां पर इस तरह के वर्ड्स यूज होते नहीं थे। वहां पर वर्णास को अपना एक और आइडेंटिटीज बोल सकते हैं कि एंशिएंट इंडिया में माना जाता था। काफी सारी दूसरी भी हैं, अपने खुद के क्लेन्स के हिसाब से जाना जाता था, जैसे कि थाक्य क्लेन हो गए, और भी ढेर सारे कुछ आइडेंटिटीज हैं। मैं बाद में जाकर के पूरा एक प्रॉपर वीडियो बनाने वाला हूँ इस चीज के रिलेटेड। तो बट ये हिंदू वाला, बुद्धिज्म वाला कि मैं बुद्धिस्ट हूँ, मैं हिंदू हूँ, इस तरह के रिलीजियस स्लैंग्स वहां पर है नहीं। बाय द वे जहाँ मैं बताना चाहूँ तो आपको सिंपल वर्ड में इतना स्ट्रॉन्ग रिलीजियस आइडेंटिटी नहीं है वहां पे। और जिस हिसाब से बुद्धिज्म का रिजेक्शन है इन चीजों को लेकर के, तो बुद्धा ने भाई एक रिफॉर्मिस्ट की तरह तो काम करा नहीं है। चीजें तो मैं इनकार करता हूँ पूरी तरह से। हाँ, इनडायरेक्टली आप बोल सकते हो कि वो रिफॉर्मिस्ट हैं एक अच्छे। और अगर हम बात करें कि भाई कौन सी इनमें से थ्योरी सबसे बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करती हैं बुद्धिज्म के ओरिजिन को, तो मैं 3 यहाँ पर चीजें लेने वाला हूँ। पहला तो है ग्रेटर मगध का मॉडल, और दूसरा है शर्मनिक ट्रेडिशन, जो अपना शर्मनिक पूरा मूवमेंट स्टार्ट हुआ है वो, और तीसरा है जो सोशल इकोनॉमिकल जो पर्सपेक्टिव अपना दिया गया है मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस के द्वारा। उन तीनों को अगर अपन मिला दें तो काफी एक बढ़िया तरीके से थ्योरी, एक स्ट्रॉन्ग एक्सप्लेनेटरी मॉडल अपना रेडी हो जाएगा। जो शर्मनिक मूवमेंट है उनसे बुद्धा लगता है कि काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, और उसके आधार पर अपन मान सकते हैं कि भाई जो शर्मनिक ट्रेडिशन का पार्ट है बुद्धिज्म भी काफी अच्छा खासा, जो कि माना जाता है स्कॉलर्स के द्वारा। कर्मा हो गए, रीबर्थ हो गए, मोक्ष हो गए, इस तरह के काफी सारे जो कॉन्सेप्ट हैं, जो डेवलप्ड कॉन्सेप्ट्स हैं, शायद हो सकता है कि बुद्धा ने यहीं से आकर के अपना उनमें डेवलपमेंट करा और अपना खुद का एक नया इंटरप्रिटेशन रखा इन चीजों का। और इस तरह के जो अपना जो रीबर्थ है, कर्म है और मोक्ष है, इस तरह की काफी सारी एक्सप्लिसिटली अपने को मिलता नहीं है अर्ली वैदिक लिटरेचर में। उपनिषद से पहले ये चीज पहली बार उपनिषद में आती है, और उपनिषद में भी काफी एजोटेरिकली आती है, और ये आती है जब ये पूरा कल्चर अपना ग्रेटर मगध के कल्चर के साथ में अपना कनेक्शन में आया। तो अपन मान सकते हैं कि भाई जो इधर मिडिल का कल्चर है अपना, और जो ईस्ट का कल्चर है, जो धीरे धीरे करके जो अपने ब्राह्मणिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, जो वैदिक रिलीजन है, वो धीरे धीरे करके इधर अपना फैला। तो उसके फैलाव के साथ में उसमें काफी सारी बाहर से जो कॉन्सेप्ट हैं वो आ गए। और सोशियोलॉजी में भी इस तरह से ही होता है कि भाई अचानक से अगर कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पर आकर करा है तो उसका डेवलपमेंट में भी हो सकता है। मेरे से भी बोल सकते हैं कि भाई जो इंटरनल डेवलपमेंट हो, लेकिन उसमें मैं डिटेल में यहाँ पर नहीं जाने वाला। कर्म के रिबर्थ की बात नहीं कर रहे, मेरा एक वीडियो पड़ा है उसके ऊपर पहले ही। बट बेसिक सी बात है कि जो अपना मनुस्मृति है, आपस्तंभ धर्म सूत्र है, बौद्धायन धर्म सूत्र है, वो जो मगध का पूरा एरिया है उसको एलियन की तरह देखा जाता है। मतलब एलियन में इन द सेंस कि वो काफी आउटर, जो अपना आर्यवर्त का मॉडल था पूरा, जो आर्यवर्त है अपना, जिसमें पूरा वैदिक एक पूरा एरिया है, उससे बाहर ही इस चीज को रखा जाता है। तो अपन मान सकते हैं कि भाई जो उनका कल्चर है वो काफी एक डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी शो करता है वैदिक रिलीजन से। और कुछ जो पाली कैनन भी है उसमें पाली के कुछ लिटरेचर भी शो बताते हैं कि जो मगध का पूरा एरिया है वो वैदिक कल्चर से बिल्कुल अलग तरीके से वर्क करता है। और जो यहाँ के किंग्स भी हैं उन्होंने भी कुछ अच्छा खासा सपोर्ट करा नहीं है वैदिक रिलीजन को। और ये भी हो सकता है कि जो अपना रिएक्शन है बुद्धिज्म का अपने ब्राह्मणिज्म की तरफ, वो भी हो सकता है कि काफी सारा उन्होंने अब काउंटर करने का कोशिश करा, रिफ्यूट करने का कोशिश करा। और सोशल इकोनॉमिकल कंडीशंस भी काफी सारी यहाँ पर अप्लाई होने वाली है, क्योंकि सेकंड अर्बनाइजेशन स्टार्ट हो गया है। और बुद्धिज्म के स्प्रेड होने में इसका काफी अच्छा खासा पॉइंट है। बुद्धिज्म के ओरिजिन को लेकर तो नहीं, लेकिन स्प्रेड होने में इधर काफी अच्छा खासा मैं मान सकता हूँ कि भाई यही इसका कारण है।
और मेरे हिसाब से जो ग्रेटर मगध का मॉडल है वो काफ़ी अच्छा खासा प्लोजेबल आर्ग्यूमेंट शो करता है। बट मैं इन सारे के सारे मॉडल्स को एक एक्सप्लेनेटरी मॉडल के थ्रू ही यहाँ पर प्रपोज करना चाहूँगा। मैं नहीं मान सकता कि भाई ये एक पूरा हार्ड प्रूफ है अपने पास। एक छोटा सा भी नुआंस आते ही भाई पूरी पिक्चर चेंज हो सकती है। बट ये तो मान सकते हैं कि जो शर्मणिक मूवमेंट के साथ भी बुद्धिज्म स्टार्ट हुआ और वहीं से इनका ओरिजिन हुआ। तो अब धीरे धीरे करके अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जिसमें अपन धीरे धीरे करके बात करने वाले हैं कि भाई इस थ्योरीज में किस तरह की चीज़ें हैं, डिटेल में जाने वाले हैं अपन आगे। तो मैं यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पर पाली कैनन का। तो सबसे पहले तो मैं क्लियर कर देता हूँ कि भाई जो पाली कैनन है वो काफ़ी ओल्ड है, वो अपना बुद्धा के टाइम से चला आ रहा है। पाली कैनन का जो लिंग्विस्टिक्स एक्सपर्ट के हिसाब से मानना है वो है कि अपना जो 500 BC है और जो 300 BC है उसके बीच में कहीं कंपाइल करा गया था पाली कैनन को। तो पाली कैनन में गाइज यहाँ पर अपने 3 बास्केट्स के अंदर इसको डिवाइड किया जाता है। अब मैं पाली कैनन के लिटरेचर के बारे में ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर जाने वाला नहीं हूँ। तो मैं पाली कैनन का सबसे पहले तो आपको दिखा दूंगा कि सबसे जो ओल्डेस्ट अपना फिजिकल प्रूफ वो मिलता है अपना 5th सेंचुरी से लेकर के 6th सेंचुरी के बीच का, यानी कि पूरा 1000 ईयर का गैप है यहाँ पर। लेकिन वो फिजिकल एविडेंस की बात है, अपना ओरली काफी ज्यादा ट्रांसमिट हुआ होगा और काफी सारे स्कॉलर्स का मानना है कि मॉडर्न पीरियड में भी इसको काफी ज्यादा लिखा जाना स्टार्ट हो गया था। तो इसके अपने को कुछ गोल्ड प्लेटेड लीव्स मिली हैं जो कि हैं अपनी श्री क्षेत्रा नाम की जगह पर मिली हैं गाइस, जो कि हवाई से काफी नियर है और म्यांमार के अंदर मिली हैं काफी सारी चीजें। ऐसी 20 अपने को गोल्ड लीव्स मिली हैं जिससे पाली कैनन को लिखा गया है। पाली कैनन का लिटरेचर काफी बड़ा है, मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ इस डिटेल्स को ताकि क्योंकि अपने को वैदिक लिटरेचर के बारे में पता है लेकिन पाली कैनन के बारे में अपने को इतना ज्यादा कुछ पता नहीं है काफी सारी चीजों के। तो यहाँ पर मैं एक दूसरी थ्योरी के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि है कंपाइलर थ्योरी, और इसी के लिए मैंने आपको थोड़ी सी डिटेल्स दी थी पाली कैनन के बारे में। तो कंपाइलर थ्योरी के हिसाब से यहाँ पर अपना जो बुद्धा है उनका अपना एक लॉन्ग करियर चला है। उस करियर के बीच में उन्होंने काफी सारा दूसरे जो अपने डिसाइपल्स आए हैं उनसे भी काफी सारी चीजें सीखी हैं, उनसे काफी सारी टर्म्स बोरो करी हैं। और ये जो अपना जितने भी अपन बुद्धिज्म के बारे में पढ़ते हैं, बुद्धिज्म के बुद्धा के बारे में, बुद्धा के विचारों के बारे में पढ़ते हैं, तो वो मिलता है अपने को पाली कैनन के थ्रू। और पाली कैनन उनके डिसाइपल्स के द्वारा जो याद रखी गई थी चीजें उनको ही लिखा गया है, उनको ही ओरली ट्रांसमिट करा गया है। और अपने को पता है कि काफी कुछ रिलायबल सोर्स होता नहीं है ह्यूमन ब्रेन्स का, काफी सारी चीजें भूल जाते हैं और काफी सारा कॉन्ट्राडिक्शन भी देखने को मिलता है इस वजह से। लेकिन स्कॉलर्स इन सब चीजों को हटा करके काफी सारी चीजें अपने सामने रखते हैं, प्रस्तुत करते हैं। तो उनमें से मैं कुछ चीजें आपको दिखाने वाला हूँ कि पाली कैनन के अंदर क्या एविडेंस दिए गए हैं कि बुद्धा क्या सच में ब्राह्मणिज्म को रिजेक्ट कर रहे हैं, क्या है उनका पूरा स्टांस, क्या है इस पूरी की पूरी थ्योरी के अंदर। तो जैसे कि अपन ने काफी सारी थ्योरीज के बारे में जिक्र करा और मेरे को जहां तक मैंने बताया कि मेरे को जो श्रमणिक मॉडल वाली थ्योरी है, जो श्रमणिक ट्रेडिशन वाली थ्योरी है वो ज्यादा बढ़िया लगती है। तो उसके मैं कुछ आपको अब एविडेंस देने वाला हूँ उसको सपोर्ट करते हुए पाली कैनन के अंदर से ही। और मैं इसके लिए यूज कर रहा हूँ रिचर्ड गोमरिस की किताब का, तो आप पढ़ सकते हो, उसमें काफी सारे और भी डिटेल में बता रखा है भाई। तो जैसे कि अपने को जो नागार्जुन है, नागार्जुन का टाइम काफी बाद का है बुद्ध से। उनके जो अपना उनका जो ट्रेडिशन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। मध्यमा का जो उनका ट्रेडिशन है वो आगे जाकर के 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था। एक अपना प्रासंगिकाज में, प्रासंगिकाज क्या करते थे, ये डिमोलिश करते थे दूसरे के अपील को, मतलब कि दूसरे के जो आर्ग्यूमेंट्स है उनको डिमोलिश करते थे। और इनका अपील बुद्धा की तरफ कुछ इस तरह से था कि बुद्धा भी इस तरह से ही काम करते थे। तो इनका मानना यह है कि बुद्धा भी दूसरे के जो आर्ग्यूमेंट्स है उनको ही डिमोलिश करने का काम करते थे, उनका खुद का कोई आर्गुमेंट्स अपना पुट नहीं किया है उन्होंने, जो कि हालांकि इतना ट्रू नहीं है लेकिन ये बात गलत भी नहीं है पूरी तरह से। और स्वतंत्र विकास का जो मॉडल ये रहा है कि वो डिबेट करने का कोशिश करते हैं और बुद्धा के वर्ड से अपील करने का कोशिश करते थे। अब ये सब सरफेस लेवल की बात हो गई। तो तेविजा सुत्ता में भी जो अपने बुद्धा है वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं ब्राह्मण्स को, जो ब्रह्मा का है उनको वहां तक पता था कि भाई जो ब्रह्मा नाम का एक डेटी है बुद्धिज्म को, और काफी सारी दूसरी डेटीज का बारे में पता है, लेकिन वो एक डिफरेंट टॉपिक है। तो बुद्धा वहां पर बताते हैं कि जो ब्राह्मण्स है वो बिलीव कर लेते हैं एक ब्रह्मा नाम की डेटी के ऊपर, बिना उसको देखे हुए, बिना जाने हुए। और यहाँ से शायद से बुद्धा का जो एग्नोस्टिक स्टांस है वो क्लियर हो जाता है। और सबसे पहले मैं यहाँ पर एक और चीज क्लियर कर दूं कि जो बुद्धा का जो पीरियड है उस जमाने में अपना जो ब्राह्मणिज्म है उसमें सिर्फ 3 ही वेद फेमस थे, या फिर उनको ज्यादातर अपील टू अथॉरिटी का दर्जा मिला हुआ था। तो वेद है अपने ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अथर्ववेद को आई थिंक उनका दर्जा मिला नहीं है इतना कुछ ऊंचा वाला, और उसको शायद से वेद भी कंसिडर नहीं किया जाता था बुद्धा के टाइम तक। और इसका एग्जाम्पल अपने को देखने को मिलता है कि काफी सारे अभी के ब्राह्मण भी त्रिवेदी, त्रिपाठी, तिवारी इस तरह के सरनेम्स का यूज करते हैं। त्रि है वो 3 वेदास को रिप्रेजेंट करता है। और बुद्धा भी कुछ जगहों पर ना प्रासंगिकास की तरह बिहेव करने लगते हैं, जैसा कि उनका मेटाफिजिक्स में अपना होता है ना, जैसे कि उपनिषद का मेटाफिजिक्स है जो बुद्ध से पहले के उपनिषद से, उनमें अपना आत्मा ही ब्रह्म है वो इज इक्वल टू वाला एक पूरा इक्वेशन बनता है, जो कि अगर अपन उसको डिनोट करें तो 1 इज इक्वल टू 1 होगा। लेकिन बुद्धिज्म में अपना इम्परमानेंस वाला सिद्धांत है, तो वहां पर 0 इज इक्वल टू 0 होगा। अनात्मा का सिद्धांत, अनात्मा भी काफी सारा अपना एक रिजेक्शन है ब्राह्मणिज्म को कि भाई मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ इन सारी चीजों को बुद्धा के हिसाब से। और दूसरा रिजेक्शन अपने को देखने को मिलता है बुद्धा की तरफ से, वो है जो ब्राह्मणिज्म का धर्म है और जो बुद्धिज्म का धम्म है, उन दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंस है। तो जो ब्राह्मणिज्म का धर्म है वो सरफेस लेवल पर अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं मोटे मोटे तौर पे, जो बुद्धा के टाइम पर था वो एक ड्यूटी बेस्ड था।
अपने को काफी सारे एविडेंस मिलते हैं, रामायण से मिलते हैं, अपने को महाभारत से मिलते हैं और अर्ली वैदिक टेक्स्ट से भी मिलते हैं कि जो अपना धर्म का कॉन्सेप्ट है वो इन द सेंस काफी ज्यादा एक एसेंस वाला था, एक अपना पूरा एक ड्यूटी वाला था। और जहाँ पर अगर हम बात करें धम्मा के बारे में, तो धम्मा के बारे में इन द सेंस वो एक पर्सनल लिबरेशन के बारे में बात करता है। इवन दो उसमें अहिंसा भी इंक्लूड हो जाती है कुछ जगहों पर, और कुछ जगहों पर वो काफी रूल बेस्ड भी वर्क करता है, लेकिन वो काफी माइन्यूट है। लेकिन अगर अपन बात करें धर्म का, तो धर्म प्योरली एक ड्यूटी बेस्ड चीज थी, एक रूल बेस्ड चीज बोल सकते हो आप उसको। फिर बाद में जाकर के धर्म सूत्र और धर्म शास्त्र भी इस तरह से ही डेवलप हुए। और धम्मा को समझाने के लिए बुद्धा एक काफी यूनिक मेटाफर का यूज करते हैं, जो कि है राफ्ट वाला। राफ्ट मेटाफर भाई जो अपना नदी पार करने के लिए यूज होता है, उसको छाती से लगाकर नहीं रखना है, डिटेच होने का कोशिश करना है उस चीज से। अब मैं थोड़ा डिटेल में नहीं जाने का कोशिश करूंगा यहाँ पे। और जो अपना अर्ली बुद्धिस्ट जो अपने टेंडेंसी देखी जाती है उनमें अपने को सेल्फ को डिनाई करने की, इन द सेंस की जो सेल्फ डिनाइल है अपना, उनका जो अनात्मा का सिद्धांत है वो एक प्रकार का सेल्फ डिनाइल ही है। उनको सेल्फ अनएग्जिस्टेंस भी बोल सकते हैं अपन मोटे मोटे तौर पर। अगर अपन डिटेल में जाएंगे तो काफी सारा फिलोसॉफिकल वर्क हो जाएगा यहाँ पर अभी धर्म वाला, जो कि मैं करना नहीं चाहता हूँ। लेकिन सरफेस लेवल पे देखा जाए तो भाई उनको इसी बेसिस पे तो नास्तिक कंसिडर करा गया था। बाद में जाकर के जो पतंजलि ने अपनी कुछ परिभाषाएं दी है नास्तिकों की, उसमें नास्तिक यही परिभाषा थी कि वो अपने आप को इन द सेंस मानती नहीं है, अपना एग्जिस्टेंस नहीं मानते। तो अपन ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये भी एक प्रकार का रिजेक्शन है। अपना जो वैदिक मेटाफिजिक्स है उनसे काफी उल्टा जाने का कोशिश हो रहा है यहाँ पर। अब ये एक प्रकार का इंटरप्रिटेशन ही है, मैं एक तरीके से बताऊं तो, क्योंकि हो सकता है उनका जितना देखा जाता है कि वो इंडिपेंडेंटली डेवलप्ड है, तो मे बी ब्राह्मणिज्म वालों ने उनको जाकर के छेड़ दिया, तो इस वजह से उनकी टीचिंग इस तरह से हो गई। वरना मे बी दूसरा कोई इंटरप्रिटेशन वहां पर हो सकता है, बट ये मेरे लिए इंटरप्रिटेशन पे है भाई मेरी तरफ से तो। और ऐसा नहीं है कि काफी सारी सब जगहों पर वो रिजेक्ट ही करते हैं, और जैसे कि इम्परमानेंस वाला तो रिजेक्शन हो गया, लेकिन उनका जो सोटेरोलॉजिकल गोल है वो कुछ ज्यादा डिफरेंस है नहीं। उनका भी थोड़ा सा नॉन ड्यूअल टाइप का ही सोटेरोलॉजिकल गोल है बुद्धा का, लेकिन उसको जाने के लिए काफी सारे पास में डिविजन्स हैं, इन द सेंस की अलग रास्ता है उनका। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि उनका जो लास्ट गोल है वो सिमिलर सा है जो प्री बुद्धिस्ट उपनिषद से, क्योंकि ब्रोनखोस के हिसाब से तो उपनिषद में जो वाला हिस्सा है वो थोड़ा सा लेटर है, लेकिन उन डिबेट्स पे बन जाने वाला नहीं है अभी। इस चीज को मैं क्लेरिफाई करने के लिए काफी सारी जगहों पर जो मिस्टीरियस इंसिडेंट्स भी मिलते हैं, जहां पर बुद्धा आनंद को रोकते हैं प्रतिका समुत्पाद का बारे में थोड़ा सा बात करने से। तो ये मे भी हो सकता है कि जो ब्रह्म के जैसा कोरिलेट होने का कोशिश हो रहा है, लेकिन ये भी एक प्रकार की इंटरप्रिटेशन ही है भाई। अपने को कुछ चीजें निकालना पड़ता है वहां से जब अपन थोड़ा डिटेल में जाते हैं। लेकिन अगर मेन तरीके से देखा जाए तो बुद्धा ने वर्ण बेस्ड हायरार्की को रिजेक्ट कर दिया है, काफी सारी चीजें रिजेक्ट है भाई उधर। और जो अपना देखा जाए सर्मनिक जो वैल्यूज हैं, सर्मनिक वैल्यूज बिल्कुल डिफरेंटली वर्क करती हैं। तो एक हिंदू रिफॉर्म वाली इस तरह की थ्योरीज मेरे को पसंद है नहीं बिल्कुल भी, ईमानदार से बताऊं तो। और तेविजा सुत्ता में बुद्धा क्रिटिसाइज भी करते हैं कुछ लोगों को, जो लोग विश्वास करते हैं कि मून और सन तक जाने का कोई रास्ता है उनको ज्वाइन करने का। अब हो सकता है कि बुद्धा को वहां पर क्लियरली पता नहीं है कि कुछ कॉन्सेप्ट किस तरह से रखना चाह रहा है सामने वाला बंदा, लेकिन मेरा बात यहाँ पर यह है कि बुद्धा ने वहां पर भी रिजेक्ट करने का, अपना रिजेक्शन दिखाने का कोशिश करा है। आप कुछ भी इसका इंटरप्रिटेशन आप कर सकते हो। और बुद्धा ने एक जगह पे एक्सप्लिसिटली रिजेक्ट करने का कोशिश करा है, मॉक करने का कोशिश करा है टीचर्स को, जो ब्लाइंड टीचर्स हैं और अपने ब्लाइंडनेस ही आगे भेज रहे हैं। समझ रहे हो ना किसकी बात हो रही है आप। और बुद्धा दूसरे लोगों के रिजेक्ट करने के बाद अपने कुछ वेज को सामने पुट करते थे, उनमें से काफी सारे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आप। तो कभी कभार ना, जैसे कि ये वाला एग्जांपल है कि जो ब्लाइंड पीपल्स हैं वो ब्लाइंड लोगों को आगे बढ़ाते हैं अपनी नॉलेज को, तो वहां पर वो अपने 4 वेज को पुट करते हैं। तो उनमें से 4 वेज हैं अपने, एक तो लविंग काइंडनेस हो गया, करुणा हो गया, एप्रिसिएशन जॉय हो गया, और उपेक्षा हो गया। उपेक्षा आई थिंक थोड़ा सा मैं डिटेल में नहीं जाने का कोशिश करूंगा यहाँ पे। और काफी सारे उन्होंने सटायर दिए हैं ब्राह्मणिज्म को, काफी सारे मेटाफर्स का एग्जांपल दिया है, और काफी सारी एल्गोरीज भी हैं पाली कैनन के अंदर भी। और अगर अपन बेसिक लेवल पे देखें तो भाई जो उनका ट्रेडिशन है पूरा डिफरेंट है वैदिक ट्रेडिशन से। बट यहाँ पर एक और अपने को एग्जांपल मिलता है, काउंटर एग्जांपल, कि जो बुद्धा को काफी सारी जगहों पर अंगिरसा बोला गया है। पाली कैनन में बुद्धा को लिटरली अंगिरसा बोला गया है। और अंगिरसा होता है जो वैदिक क्लेन है अपना, वैदिक क्लेन में एक ऋषियों की पूरी क्लेन है जिसको अंगिरसा बोला जाता है, जिसके ऊपर मैं पूरा डिटेल में वीडियो आने वाला है मेरा वैदिक माइथोलॉजी के ऊपर, तो वहाँ डिस्कस करेंगे। लेकिन बट फिर आप आगे जाने वाला जो अपने कमेंटेटर्स हैं, उन कमेंटेटर्स के हिसाब से भाई इनका सिंपल सा मीनिंग है कि जो बॉडी और साइन है, मतलब समझ रहे हो ना, रेज फ्रॉम बॉडी और साइन हो सकता है कि चमक तरह से, मतलब समझ रहे हो ना, टाइटल के रूप में भी हो सकता है इसका वर्ड यूज। और उसका एक लिटरल मीनिंग हो सकता है कि भाई बुद्धा के शरीर से कुछ चमक निकल रही है, इन द सेंस में भी दूसरा कुछ इंटरप्रिटेशन वहां पर एग्जिस्ट कर सकता है। तो अपन ये इतनी छोटी सी चीज से तो अपन मान नहीं सकते कि भाई बुद्धा थोड़े रेजोनेट करने का कोशिश कर रहे हैं, और रिजेक्ट भी नहीं कर रहे पूरी तरह से वो ब्राह्मणिज्म में काफी सारे कॉन्सेप्ट्स को। और पाली कैनन में अपने को काफी सारी जगहों पर देखने को मिलता है कि बुद्धा को ब्रह्मा से ऊपर रखा गया है। लिटरली ढेर सारी कहानियां मिलती हैं जहां पर मोंक ब्रह्मा से पूछते हैं और फिर ब्रह्मा खुद बताते हैं कि भाई
बुद्धा से जाकर के पूछो इन चीजों के बारे में। इस तरह की ढेर सारी कहानियां हैं। अब उनकी जो अपन माइथोलॉजी को डिस्कस करेंगे जाटक टेल्स के अंदर, तो वहां भी काफी सारी कहानियां आती है, लेकिन पाली कैनन में भी है बहुत सारी। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर बोनस टॉपिक ऐड करना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले अपना कंक्लूजन यहाँ पर रख देते हैं कि भाई इन सारे आर्ग्यूमेंट्स को देखने के बाद में अपने को कुछ हार्ड प्रूफ तो मिलता नहीं है, लेकिन एक चीज मान सकते हैं कि जो बुद्धिज्म है उनको अपना बिना काम ब्राह्मणिज्म से जोड़ने की कोशिश ना करी जाए। वो अपना एक नॉन वैदिक अपने प्रैक्टिशनर्स हैं, उनको थोड़ा सा अलग तरीके से ट्रीट करना चाहिए। वो सर्वनिक कल्चर का पार्ट है। अब लोग क्या करते हैं कि उनका दिमाग में चल रहा है कि भाई वैदिक जो अपना लीनियज चली आ रही है उसमें से बुद्धा थोड़ी सी अलग हो गया। इस तरह से नहीं हुआ है मेरे भाई, अलग ही ट्रेडिशन है पूरा। ये है पूरा नॉन वैदिक ट्रेडिशन के अंदर वो माने जाते हैं, सर्वनिक ट्रेडिशन है वो। अब बात करते हैं थोड़ा सा अंगुलीमाला के बारे में। तो रिचर्ड गोमरेज की किताब से मैं इस पूरे के पूरे वाक्यान को उठाने वाला हूँ। सब जानते हैं भाई अंगुलीमाल की कहानी। बुद्धा ने उनको कन्वर्ट कर दिया था अंगुली काटने वाले एक मॉन्स्टर से एक इन द सेंस मोंक के रूप में। और जो अपना श्रीलंका है वहां पर अंगुलीमाल परित्ता नाम का एक सेंटेंस यूज किया जाता है जब वमन अपना लेबर पेन फील कर रही होती है, तो उसको दिखाने के लिए होता है कि उनका दर्द कम हो जाएगा। ये उनकी मान्यता है इस तरह की। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें उनका अंगुलीमाल सुत्ता जो उनका पूरे कहानी आती है, तो उसमें अपने उनके पेरेंट्स के बारे में जिक्र है। तो उनके पेरेंट्स का नाम है गार्ग्या और मानतानी। तो ये एक ब्राह्मण्स हैं। अब हो सकता है मैंने नाम थोड़ा गलत प्रोनाउंस कर सकता हूँ उनका। एक किंगडम ऑफ पसंदी में रहते हैं जो कोसल का है। तो जो अंगुलीमाल है वो काफी सारे विलेजेस को डिस्ट्रॉय कर देता है, लोगों को मार देता है। और एक दिन बुद्धा जाते हैं, अंगुलीमाल उनको मारने का कोशिश करता है, बट बुद्धा अपनी काफी सारी स्किल्स का वहां पर यूज करके उनको बच जाते हैं और उनको कन्वर्ट कर लेते हैं अपने धम्मा के अंदर। और जो अंगुलीमाल है उनका रियल नाम है अहिंसा का। अहिंसा का मतलब होता है हार्मलेस। अब थोड़ा सा बात करते हैं इनके इस कहानी के बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं कि अंगुलीमाल थे कौन, अंगुलीमाल का पूरा कनेक्शन क्या है यहाँ पे। तो बुद्धा घोषा का टेक्स्ट है। बुद्धा घोषा एक काफी बड़े कमेंटेटर हैं जिन्होंने बुद्धिज्म के थेरावाड़ा बुद्धिज्म पे काफी सारी कमेंट्रीज लिख रखी हैं। तो जो उनका जो इंटेंशन था अंगुलीमाल का लोगों की अंगुलियां काटने का, मारने का, उसके पीछे का इंटेंशन ये था कि अंगुलीमाल एक अपने तक्षशिला के अंदर टीचर से पढ़ते थे और जो दूसरे स्टूडेंट्स है वो अंगुलीमाल से काफी सारे जेलस फील करते थे। तो उन्होंने उनकी टीचर के कान भर दिए और फिर उन टीचर ने जो गुरु दक्षिणा के रूप में अपना उनका एक उनसे ये चीज मांगी कि वो 1000 लोगों की अपनी दाएं हाथ अंगुलियों को काट करके इकट्ठा करके लाए उनके पास। बट यहाँ पर रिचर्ड गोमरेज का ये आर्ग्यूमेंट यहाँ पर इस तरह से है कि ये तो बस कहानियां हैं। और जो उनका जो प्रैक्टिसेस हैं जैसे कि अंगुलियों को बांधना गले में, उसका पीछे का एग्जाम्पल ये दिया जाता है टेक्स्ट के अंदर, बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अंदर की जो अंगुलीमाल है काउंट भूल गए थे। काउंट भूलने की वजह से उन्होंने अपने गले में ही उसकी माला बना करके रख ली। लेकिन जो अपने रिचर्ड गोमरेज हैं उनके हिसाब से, वो एक दो स्कॉलर्स और हैं, उनके हिसाब से भी ये मानना है कि प्रोटोसाविज्म और प्रोटोसाक्तिज्म का एग्जांपल हो सकता है, क्योंकि वहां पर भी गले में काफी सारी खोपड़ियों की माला, इस तरह की ढेर सारी चीजें अपने को इंक्लूड होती हैं जो अपना तांत्रिक प्रैक्टिसेस हैं। इनसे तांत्रिक थोड़ा सा लेटर आया है, लेकिन जो साविज्म है अपने आप को उनसे डिनोट करने वाली चीजें हैं, तो हो सकता है कि वो काफी उस जमाने से ही हो, बुद्धा के टाइम से ही। अब हालांकि इनमें 1000 साल का बीच का डिफरेंस है, तांत्रिक प्रैक्टिसेस काफी बाद में आई है, लेकिन हो सकता है अपन मान सकते हैं यहाँ पर कि एक पॉसिबिलिटी के रूप में। और इस हिसाब से वहां पर एविडेंस तो भाई नहीं सजेस्ट कर रहे हैं इस पूरे आर्ग्यूमेंट को, बट वहां पर उन्होंने काफी सारे टेक्सचुअल एविडेंस भी दिए हैं, थोड़े बहुत वहां पर एनालाइज कराया लिंग्विस्टिकली काफी सारे लैंग्वेजेस को पाली कैनन के अंदर, क्योंकि वहां पर महेशी नाम का एक वर्ड आता है और महेशी नाम वर्ड को वो एक्सप्लिसिटली यहाँ पर थोड़ा एग्जैजरेट करके ही बताया जा रहा है मेरे हिसाब से। तो ये चीज़ें क्योंकि अपने को क्लियर एविडेंस नहीं है, लेकिन अपन मान सकते हैं कि इस थ्योरी को भी अपने को लेकर के चलना पड़ेगा कि भाई जो अंगुलीमाल है वो हो सकता है कि प्रोटोसाविज्म और प्रोक्टोसाक्तिज्म का हो, क्योंकि एक दो कहानियां फिर बाद में भी आती हैं इस तरह के ही, सो में भी हो सकता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने काफी सारी चीजें एक साथ कवर करने की कोशिश कराई, इसकी वजह से थोड़ा गड़बड़ हो गई चीजें, लेकिन आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या समझाने का कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर कि भाई बुद्धिस्ट ट्रेडिशन अलग है, नॉन वैदिक ट्रेडिशन है, वो सर्वनिक ट्रेडिशन से आते हैं, थोड़ा बहुत सिंक्रेटिज्म है, लेकिन अपने को एक लीनियज में ये वाला चीज नहीं रखना है। अपन क्या है कि काफी सारा एक रेखीय स्टैटिक रूप में अपन देखना चाहते हैं हिस्ट्री को, जो कि होगा नहीं, वो काफी कॉम्प्लेक्स चीज है, काफी जटिलता से आगे बढ़ती है हिस्ट्री। बाय गाइस।